हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं पूंजीगत और आयगत प्राप्ति और भुगतान। इस कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है और इसके बिना आप अकाउंटिंग को आगे समझ नहीं सकते। ठीक है, तो चलो आज का क्लास शुरू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा है? अभी तक हम लोगों ने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना सीखा है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस को क्या किया है? रिकॉर्ड करना सीखा है। ठीक है, रिकॉर्डिंग के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं? रिकॉर्डिंग के लिए हम लोग पढ़े हैं जर्नल। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने सीखा पोस्टिंग करना, यानी इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन, यानी कि ट्रांजेक्शन्स को एक बुक में आपने रिकॉर्ड कर दिया, उस प्रोसेस को जर्नल बोलते हैं। ठीक है, और उस जर्नल को सेग्रीगेट किए नेचर के हिसाब से, यानी कैश अकाउंट ये है, ये सैलरी है, ये बैंक है, ये वेजेज है, यानी कि कैश से रिलेटेड जितना सारा है उसको एक जगह ले आया, बैंक से रिलेटेड मतलब जितने भी पर्टिकुलर अकाउंट है उससे रिलेटेड जितने ट्रांजेक्शन है उसको एक जगह रखने का प्रोसेस जो है उसको हम लोग लेजर पोस्टिंग में सीखे थे। उसको क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने पोस्टिंग करना सीखा। क्या करना सीखा? पोस्टिंग। इसको लेजर पोस्टिंग बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने समराइज करना सीखा कि सारे लेजर के बैलेंस को एक पेज में कैसे रखा जाए। उसको हम लोग ट्रायल बैलेंस के थ्रू सीखे। उसको हम लोग किसके थ्रू सीखे? ट्रायल बैलेंस के तौर। तो अभी तक हम लोगों ने ये चीज सीख चुके हैं कि कैसे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है और समराइज किया जाता है। अब हमें यहां तक ये पता चल चुका है कि हमारे जो अकाउंट्स है उसके क्या बैलेंस है, यानी कि हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं, हमारे पास कैश कितने हैं, हमारा सैलरी का एक्सपेंसेस कितना है, वेजेस का एक्सपेंसेस कितना, एटसेट्रा। लेकिन मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी देखना होता है कि व्यापार में कितना लाभ हुआ, व्यापार में कितनी हानि हुई, व्यापार की कुल संपत्तियां कितनी है, कुल कैपिटल कितना है, कुल लाइबिलिटीज कितना है, जिससे कि हम लोग आगे चल के फाइनल अकाउंट के नाम से सीखने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो इन चीजों को समझने के लिए हम लोग को पहले क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट्स को समझना होगा। तो अभी तक जो हम लोगों ने अकाउंट्स के क्लासिफिकेशन को समझा है, ये जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस में हम लोगों ने जो अकाउंटिंग का जो क्लासिफिकेशन देखा था, यानी मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट के तहत हम लोग सारा जर्नल, लेजर पोस्टिंग और ट्रायल बैलेंस सीखे थे। मैं क्या बोल रहा हूं? मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट यानी कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के जितने भी अकाउंट्स थे, ठीक है, मतलब व्यापार के लेन देन में जितने भी तरह के अलग अलग तरह के नेचर के अकाउंट्स पाए जाते थे, उनको विशेष करके 5 भाग में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया था? 5 भाग में, जिसको हम क्लियर नाम दिए थे: कैपिटल, लाइबिलिटीज, एसेट, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू। मैं क्या बोल रहा हूं? सी फॉर कैपिटल, एल फॉर लाइबिलिटीज, A for asset, E for expenses, R for revenue। जिसमें हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि एसेट और एक्सपेंसेस, इन दोनों का बैलेंस डेबिट होता है। इन दोनों का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है जब बढ़ता है, यानी कि डेबिट बैलेंस होता है, यानी कि घटेगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। उसी तरह से हमने देखा था कि कैपिटल, लाइबिलिटीज और रेवेन्यू, इन तीनों का बैलेंस क्या होता था? क्रेडिट होता था जब बढ़ता है, तो फिर डेबिट होता है जब घटता है। इन सारे अप्रोच के तहत हमने जर्नल बनाना सीखा था, पोस्टिंग करना सीखा था। और ट्रायल बैलेंस में हमने देखा था कि ट्रायल बैलेंस इस तरह का होता है जिसमें कि डेबिट और क्रेडिट होता है, जिसमें कि एसेट का बैलेंस, एक्सपेंसेस का बैलेंस किस साइड होता है? डेबिट साइड होता है।
फिर कैपिटल, लायबिलिटीज, रेवेन्यू, इन तीनों का बैलेंस किधर होता है, क्रेडिट साइड होता है, और इससे टोटल हमारा मैच कर जाता है, क्योंकि हमने जर्नल पोस्टिंग में जितना से डेबिट किया था उतना से क्रेडिट किया। अब आप लोग के मन में ये आ रहा होगा कि सर ये क्या कहानी समझा रहे, ये तो ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, तो फिर ये क्यों बता रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि अब हम लोग अभी डिफरेंट क्लासिफिकेशन सीखने वाले हैं। एक क्लासिफिकेशन जो अभी तक आपको काम आया, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस तक बनाने के समय में, जर्नल बनाने के समय में, लेजर बनाने के समय, ट्रायल बैलेंस बनाने के समय में हम लोगों ने मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के तहत इसको, जितने भी सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को, उसको 5 भाग में बांटा था, कैपिटल, लायबिलिटीज, एसेट्स, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू। उसी बेसिस पे हम लोगों ने जर्नल करना सीखा था कि एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट करो, घटता है तो क्रेडिट करो। उसी तरह से खर्चे बढ़ते हैं तो डेबिट करो, घटता है तो क्रेडिट करो। और कैपिटल, लायबिलिटीज, रेवेन्यू, ये तीनों बढ़ता है तो क्रेडिट करो, घटता है तो डेबिट करो। उसी बेसिस पे जर्नल किए, उसी बेसिस पे पोस्टिंग किए, और ट्रायल बैलेंस में भी वही दिखाया कि एसेट और एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट होता है, कैपिटल, लायबिलिटीज, रेवेन्यू का बैलेंस क्रेडिट होता है। ये हम लोगों ने जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस में अभी तक सीखा है। आज क्या सीखने वाले हैं, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम लोग ट्रायल बैलेंस तक कर चुके हैं, आगे चल के हम लोग फाइनल अकाउंट सीखने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट अकाउंट बनाना सीखेंगे। उन सब के लिए हमको एक आज डिफरेंट क्लासिफिकेशन पढ़ना है। तो चलो आज का क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आज का क्लास अब अभी से शुरू हो रहा है, ठीक है। चलो, तो हम लोग समझो, सबसे पहले मैं ये जो डिफरेंट टाइप का क्लासिफिकेशन है उसको मैं इस तरह से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हमारे जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है, कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स उठा लो, वो बेसिकली हम उनको 2 भाग में क्लासिफाई कर सकते हैं। कितने भाग में क्लासिफाई कर सकते हैं, 2 भाग में। एक तो रिसिप्ट, एक रिसिप्ट, दूसरा पेमेंट। पेमेंट का ही दूसरा नाम है एक्सपेंडिचर। अकाउंटिंग टर्म में उसको एक्सपेंडिचर बोला जाता है, पेमेंट को ही क्या बोला जाता है, एक्सपेंडिचर, ठीक है। सबसे पहले रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर को समझते हैं, लेकिन हम लोग पेमेंट नहीं यूज करेंगे, हम लोग वर्ड एक्सपेंडिचर के टर्म को समझेंगे। एक होता है रिसिप्ट, दूसरा क्या होता है, एक्सपेंडिचर। अब समझो क्या होता है रिसिप्ट, क्या होता है ये पहले समझो। रिसिप्ट होता है जब व्यापार में पैसा आता है, मनी रिसीव होता है। मैं क्या बोल रहा हूं, जब व्यापार में मनी यानी पैसा आता है, तो उसको हम रिसीव बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिसिप्ट बोलते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं कि जब व्यापार में मनी यानी कि पैसा आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिसिप्ट बोलते हैं। जैसे कि बहुत टाइप के पैसे हो सकते हैं, जैसे कि लोन से पैसा आ रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं, लोन लेने से, मैंने लोन लिया, व्यापार में पैसा का जरूरत है, तो लोन से पैसा आ रहा है। लोन से क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, ठीक है, लोन से पैसा आ रहा है। फिर बाहर लोन किससे लिया जाता है, बाहर के लोगों से, और खुद के पास जो पैसा होता है वो जो लगाया जाता है उसको पूंजी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। यानी पूंजी से पैसा, कैपिटल से क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है। ये सब सारे क्या हुए, रिसिप्ट हुए। बिजनेस लोन से जो पैसा आया वो भी एक प्रकार का रिसिप्ट है। कैपिटल, जो व्यापार का जो मालिक होता है, वो जब व्यापार में पैसा लाता है तो कैपिटल से जो पैसा आता है वो भी एक प्रकार का रिसिप्ट है। रिसिप्ट मतलब हर तरह की रिसिप्ट, जिससे व्यापार में क्या हो रहा है, मनी का इनफ्लो हो रहा है, मनी पैसा व्यापार में आ रहा है। अब देखो, सेल करने से, मैं क्या बोल रहा हूं, सेल से पैसा आ रहा है। सेल करने से आपका बिजनेस ही है, आप गुड्स को बेचते हो, आप क्या करते हो, गुड्स बनाते हो और गुड्स को कस्टमर को बेचते हो, तो उससे पैसा आ रहा है, तो ये भी एक प्रकार का रिसिप्ट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सर्विस देने से, या आपका बिजनेस है गुड्स को बेचना नहीं, सर्विस देना। मान के चलो आपने एक मोटर गाड़ी को रिपेयर करने का आप बिजनेस कर रहे हो, जिसमें आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो सर्विस देने से पैसा आ रहा है। क्या बोल रहा हूं, सर्विस देने से पैसा आ रहा है, तो एटसेट्रा बहुत सारे, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे
रिसिप्ट का मतलब समझो, किताबी भाषा नहीं, मैं एकदम पूरा शुद्ध देसी हिंदी में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि रिसिप्ट का मतलब, देखो ये चीज अगर आप समझ ले तो आज का क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक्चुअली में स्टूडेंट इसी क्लास को मिस कर देते हैं, उनको लगता है कि ये बहुत नॉर्मल सा चीज है, क्योंकि बहुत ही छोटा सा चैप्टर है तो इसको मिस कर देते हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट की वजह से उनको आगे चल के समझ में नहीं आता, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आगे चल के आपको क्लास 12 में काम आने वाला है। आप जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आपको समझना होता है कि कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल पेमेंट होता है। तो आज के क्लास को अगर आप ढंग से मेरी क्लास के लेक्चर को सुन लोगे तो बस आपका कॉन्सेप्ट आगे चल के बहुत जबरदस्त इस पे बनने वाला है। तो देखो मैंने अभी रिसिप्ट में क्या समझा, कोई भी सा रिसिप्ट, कोई भी रिसिप्ट जिससे व्यापार में पैसा आता है वो रिसिप्ट कहलाता है। कोई भी रिसिप्ट जिससे व्यापार में पैसा आता है वो रिसिप्ट कहलाता है, यानी व्यापार में उसकी वजह से पैसा आता है। जैसे लोन से पैसा आ रहा है, लोन लिए तो अगर हम लोन लेते हैं तो हमको अभी पैसा आ रहा है, ठीक है। कैपिटल व्यापार का स्वामी अपने व्यापार में पैसा ला रहा है, बिजनेस से पैसा सेल करने से पैसा आ रहा है, सर्विस प्रोवाइड करने से, इसका बहुत सारा एग्जांपल, ठीक है। अभी हम लोग मेन एग्जांपल यहाँ पे कवर किए। अब हम लोग इस साइड आते हैं, एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है कि जब व्यापार में यानी बिजनेस में क्या होता है, पैसा जाता है, पैसा खर्च होता है। मैं क्या बोल रहा हूं, जब बिजनेस में यानी व्यापार में क्या होता है, मनी जाता है यानी खर्च होता है। मनी यानी पैसा, मनी को अपने लोग अपने देसी भाषा में क्या बोलते हैं, पैसा। पैसा क्या होता है, जाता है। जब व्यापार में से क्या होता है, मनी जाता है यानी पैसा खर्च होता है। इसको हम लोग बोलते हैं पैसा खर्च होता है, पैसा खर्च होता है, पैसा खर्च होता है। अब इसका एग्जांपल देखो, ज्यादा क्लैरिटी से समझ में आएगा। अब जैसे कि हम यहां पे लोन दे रहे हैं, लोन क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। अब लोन देने की वजह से लोन देने की वजह से क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारे पास पैसा है, हम क्या कर रहे हैं, नया नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहीं भी पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स परचेज कर रहे हैं, कोई संपत्ति जो होता है ना, फिक्स्ड एसेट्स या कोई भी फिक्स्ड एसेट्स परचेज कर रहे हैं, ठीक है। या फिर करंट एसेट्स परचेज कर रहे हैं। करंट एसेट आपको पता है, फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है, अस्थायी संपत्ति, और करंट एसेट्स जो होता है शॉर्ट टर्म एसेट्स होता है, इसको शॉर्ट टर्म एसेट्स बोलते हैं। करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स जिसका बेनिफिट कई साल तक मिलते रहता है, और करंट एसेट जिसका बेनिफिट 1 साल तक मिलता है, वही चीज देखी थी। करंट एसेट्स परचेज कर रहे हैं, ठीक है। फिर आप देखे होंगे जैसे कि परचेज कर रहे हैं गुड्स का, परचेज कर रहे हैं गुड्स, और भी बहुत सारे एग्जांपल, कितना एग्जांपल दूंगा, बहुत सारे एग्जांपल, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये तो बहुत नॉर्मल चीज है। बिजनेस ट्रांजेक्शन को मैंने 2 भाग में बांटा, या तो पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, ठीक है। इसमें कोई नया मैंने अभी तक आपको नहीं बताया कि व्यापार में पैसा आ रहा है, व्यापार में पैसा जा रहा है। चलो अब आप यहां पे ध्यान से देखो, मैं एक ही लाइन में इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा, उसके बाद मैं डिटेल में जा रहा हूं। अब यहां पे देखो, अगर आप ध्यान दोगे तो 2 टाइप का नेचर है यहाँ पे। एक तो होता है रेगुलर बेसिस पे आ रहा है, ठीक है। अगर रिसिप्ट की बात करूं तो एक रेगुलर बेसिस पे आ रहा है, और एक होता है कि नहीं, कभी कभार जो है ना, मतलब ओकेजनली यानी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं आ रहा है। एक तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आ रहा है, दूसरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं आ रहा है। जैसे कि आप अगर इसको देखो, लोन से पैसा आ रहा है, मैं क्या बोल रहा हूं, लोन से पैसा। तो आप बार बार तो लोन नहीं लोगे ना, बार बार तो आप लोन नहीं लोगे, या आपको बिजनेस को चलाने की वजह से तो पैसा आ नहीं आ रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं, एक तो बिजनेस के चलाने की वजह से पैसा आ रहा है, एक होता है अदर किसी ओकेजनल ऐसा कुछ किए जिसकी वजह से पैसा आ रहा है। तो जैसे लोन, कैपिटल से पैसा आ रहा है, तो ये रेगुलर तो आने वाला नहीं है। लेकिन सेल ऑफ सर्विस में रेगुलर पैसा आ रहा है। सेल ऑफ सर्विस में क्या हो रहा है, रेगुलर। अब अगर गुड्स सेल करते हो तो आप हर महीना में कई सारा गुड्स बेचते हो, सर्विस देते हो तो बहुत सारा सर्विस देते हो, रेगुलर पैसा आता है, रोज का पैसा आता है।
ठीक है। लेकिन ये जो है लोन, कैपिटल से पैसा आ रहा है, लोन से पैसा आ रहा है, वो रेगुलर नहीं है, कभी कभार। मैं क्या बोल रहा हूं, क्या यूज करो, कभी कभार, यानी ओकेजनली बेसिस पे पैसा आ रहा है, और ये होता है रेगुलर। तो जो रेगुलर होता है उसको रेवेन्यू नेचर का नाम दिया गया है। अब जो अभी मैं पढ़ाने वाला हूं, जो रेगुलर टाइप का जो पैसा आ रहा है उसको रेवेन्यू नाम दिया गया है, और जो कभी कभार पैसा आता है उसको कैपिटल नाम दिया गया है। यानी कि जो कभी कभार पैसा आता है उसको कैपिटल रिसिप्ट के नाम से बोला गया है, और जो रेगुलर आता है उसको रेवेन्यू रिसिप्ट के नाम से बोला गया है, जिसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। तो मैंने क्या बताया आपको कि इसमें भी दो चीज, रिसिप्ट जो होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो कैपिटल रिसिप्ट, एक तो कैपिटल रिसिप्ट, और दूसरा कौन सा, रेवेन्यू। अटक गया क्यों भाई, एक मिनट बाबू, रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। एक तो कैपिटल रिसिप्ट, दूसरा रेवेन्यू रिसिप्ट। उसी तरह से अगर मैं पेमेंट की बात करूं तो पेमेंट भी जो होता है, आप यहां पे अगर देखोगे तो दो टाइप का पेमेंट है, एक तो रेगुलर खर्चा, और एक तो होता है आपका रेगुलर खर्चा, और दूसरा इरेगुलर, यानी करंट एसेट्स, जैसे कि स्टॉक वगैरह खरीद रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं, तो ये आपका रेगुलर हो गया, इसको बोला जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और एक है जो लोन दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फिक्स्ड एसेट्स परचेज कर रहे हैं, तो ये रेगुलर नेचर का नहीं है, उस तरह के जो खर्चे हैं वो इरेगुलर होते हैं, कभी कभार होता है। क्या बोल रहा हूं मैं, कभी कभार होता है। तो इसको भी इसी तरह से दो भाग में बांटा गया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हालांकि अगर बहुत सारा एक और सीखेंगे कि अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है और उसका बेनिफिट एक साल से अधिक होता है, तो एक कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा, उसका नाम है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना है, हम आराम आराम से सीखने वाले हैं, सब हर एक चीज को डिटेल में सीखेंगे, आपको 1% भी दिक्कत नहीं होगा। तो मैंने क्या बताया कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस में अब जो हम लोग जो क्लासिफिकेशन सीख रहे हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस में रिसिप्ट हो सकते हैं, एक्सपेंडिचर हो सकते हैं। तो रिसिप्ट जो होते हैं, एक होता है कभी कभार पैसा आता है उसको कैपिटल रिसिप्ट बोला जाता है, रेगुलर आता है रेवेन्यू रिसिप्ट बोला जाता है। उसी तरह से एक्सपेंडिचर में भी जो कभी कभार खर्चे होते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, जो रेगुलर खर्चे होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर रेगुलर खर्चे बहुत बड़े होते हैं और उसका बेनिफिट कई सालों तक मिलता रहता है, उसको डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला गया है। ठीक है, चलो, तो आई होप यहां तक आप लोग क्लियर है। ठीक है, अब हम लोग जो है वो कॉन्सेप्ट को शुरू करने वाले हैं। चलो, तो सबसे पहले हम लोग रिसिप्ट के बारे में समझते हैं। ठीक है, चलो, तो रिसिप्ट को हम लोग दो भाग में बांट के समझने वाले हैं। कितने भाग में, दो भाग में। एक तो हो गया आपका कैपिटल रिसिप्ट, एक क्या हो गया, कैपिटल रिसिप्ट, और दूसरा हो गया आपका रेवेन्यू रिसिप्ट। दूसरा कौन सा, रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, चलो, तो हम लोग एक एक करके सबसे पहले कैपिटल रिसिप्ट को समझते हैं। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कैपिटल रिसिप्ट। अब कैपिटल रिसिप्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, पूंजीगत प्राप्ति, तो बोलते हैं पूंजीगत प्राप्ति। ठीक है, चलो, तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था कि ये कौन सा नेचर होता है, ये नॉन रेकरिंग नेचर होता है। पॉइंट वाइज समझते हैं, ये नॉन रेकरिंग, रेकरिंग का मतलब होता है जो रिपीट हो, और नॉन रेकरिंग का मतलब जो रिपीट ना हो। नॉन रेकरिंग नेचर रिसिप्ट, यानी कि जो बार बार रिपीट ना हो, उसको नॉन रेकरिंग नेचर रिसिप्ट बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि बिजनेस लोन लिया, उसमें पैसा आया,
पूंजी एडिशनल कैपिटल बिजनेस ओनर के द्वारा लगाया गया, आप एसेट को, फिक्स्ड एसेट्स को आप सेल कर रहे हो, उससे पैसा आ रहा है, तो ये सब सारा जो होता है वो कैपिटल रिसीव्ड कहलाता है। ठीक है। अब दूसरा जो ऐसा, मैंने क्या पहले क्या बताया, नॉन रिकरिंग नेचर रिसिप्ट। दूसरा वैसा रिसिप्ट जो मेन बिजनेस से रिलेटेड ना हो, रिसिप्ट जो मेन बिजनेस से रिलेटेड ना हो, रिसिप्ट जो मेन बिजनेस से रिलेटेड ना हो। अब यहां पे देखो, नॉर्मली क्या होता है, गुड्स का सेल का बिजनेस होता है, सर्विस प्रोवाइड करने का बिजनेस होता है, लेकिन हमको ऐसा पैसा जो बिजनेस से, हम मान के चलो अगर हम बिजनेस में सेल कर रहे हैं उससे पैसा आ रहा है, तो वो कैपिटल रिसिप्ट नहीं कहलाएगा। कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होता है जो मेन बिजनेस से रिलेटेड ना हो, यानी रिसिप्ट विच इज नॉट इन, इसको अगर इंग्लिश में बोले तो इसको बोलेंगे रिसिप्ट विच इज नॉट इन, रिसिप्ट विच इज not in normal course of business, receipt which is not in normal course of business, यानी कि हमारे व्यापार के डे टू डे लेन देन से यह संबंध नहीं रखता है, not in normal course of business। क्लियर है। चल, अगर हम बिजनेस में सेल करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते, उससे पैसा आता है, तो वो तो रेगुलर नेचर का हो गया। यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, वो रिसिप्ट जो मेन बिजनेस से संबंधित हो, यानी कि डे टू डे बिजनेस से संबंधित नहीं हो, ठीक है, वो आपका कैपिटल रिसिप्ट कहलाता है। तो पहला तो मैंने बताया नॉन रिकरिंग नेचर रिसिप्ट, इसको अगर हम हिंदी में बोल रहा हूं तो ऐसा रिसिप्ट जो रेगुलर ना हो, ऐसा रिसिप्ट जो रेगुलर बिजनेस से नहीं आता, जो रेगुलर रिसिप्ट ना हो, यानी कि आज आया फिर 2 साल बाद आया, 4 साल बाद आया, 5 साल बाद आया, यानी रेगुलर रिसिप्ट नहीं है। ऐसा रिसिप्ट जो रेगुलर रिसिप्ट नहीं हो। अब सेल करने से तो आज सेल करेंगे, कल भी सेल करेंगे, परसों भी सेल करेंगे, यानी कि पूरे साल भर ये सिलसिला चलता रहेगा। सर्विस प्रोवाइड करते तो आज सर्विस से इनकम आ रहा है, कल भी आ रहा है, रेंट रिसीव कर रहे हैं, इस महीना भी मिलेगा, अगले महीना भी मिलेगा। लेकिन ऐसा रिसिप्ट जो कभी कभार मिलता हो, जैसे आप फिक्स्ड एसेट्स को बेच दिए, आप कोई लोन ले रहे हैं बिजनेस के लिए, तो ये सब जो होता है वो कैपिटल नेचर का होता है। तो ये 2 पहचान आपने सीखा। अब तीसरा पहचान, ये सबसे इंपॉर्टेंट पहचान है, ठीक है। ऐसा रिसिप्ट जिससे एसेट घटता हो। मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसा रिसिप्ट जिससे एसेट घटता हो। एसेट क्या होता हो, घटता हो, यानी डाउनफॉल होता हो। अब जरा सोचो, एसेट कब घटेगा, एसेट कब घटेगा? अगर आप मान के चलो कोई फिक्स्ड एसेट्स को बेचते हो, एग्जांपल दे दो, उससे पैसा आ रहा है, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि पैसा आ रहा है फिक्स्ड एसेट्स को बेचने से, तो उससे एसेट तो घट रहा है ना, तो वो रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट कहलाता है। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, यानी अस्थायी संपत्ति को बेचने से जो पैसा आ रहा है। फिर दूसरा, ऐसा रिसिप्ट जिससे क्या बोला मैंने, एसेट घटता हो। दूसरा, लायबिलिटीज बढ़ता। दूसरा मैंने क्या बोला, लायबिलिटीज क्या हो, बढ़ता हो, यानी इंक्रीज होता हो, बढ़ता हो, यानी कि इंक्रीज होता हो। ये क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल क्या लो, बिजनेस लोन। अगर मान के चलो लोन लिए हैं व्यापार में, तो लोन ले रहे हैं तो पैसा तो आ रहा है, लोन टेकन, अब लोन लिए तो पैसा तो आ रहा है, लेकिन साथ साथ लायबिलिटीज भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है, ऐसा रिसिप्ट जिससे क्या कैपिटल बढ़ता हो, जिससे क्या होता हो, कैपिटल बढ़ता हो, कैपिटल बढ़ता हो, ठीक है, कैपिटल क्या हो, बढ़ता हो। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, कैपिटल इंट्रोड्यूस इन बिजनेस, पैसा बिजनेस में लगाया, व्यापार
प्रारंभ में किया, उसमें पैसा लगाया, तो उससे वो ऐसा पैसा है जो बार बार नेचर का, ये तीनों देखो, आप बार बार फिक्स्ड एसेट्स को नहीं बेचते हो, बार बार आप लोन नहीं लेते हो, बार बार मालिक पैसा व्यापार में लगाता नहीं है, तो ये नॉन रेकरिंग नेचर का हो गया। और ये ऐसा रिसिप्ट है जो मेन बिजनेस से संबंधित नहीं है, सेल परचेज से संबंधित नहीं है, ये नॉन रेकरिंग नेचर का है। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस। क्लियर है? चलो क्लियर है। अब देखो एग्जांपल, मैंने तीनों का एग्जांपल समझा दिया। अब तुमको ये समझना है कि कैपिटल रिसिप्ट, अभी तक क्या तुमने समझा कि नॉन रिकरिंग नेचर रिसिप्ट होता है, जो ऐसा रिसिप्ट जो रेगुलर रिसिप्ट नहीं होता, जो मेन बिजनेस से संबंधित नहीं होता, और ऐसा रिसिप्ट जिससे एसेट घटता है, लायबिलिटीज बढ़ता है, कैपिटल बढ़ता है। जैसे कि अगर हम एसेट को बेचते हैं उससे पैसा आ रहा है, लोन ले रहे हैं उससे पैसा आ रहा है, या कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है व्यापार में, कैपिटल अतिरिक्त पूंजी लगाया जा रहा है, उससे पैसा आ रहा है। तो इस टाइप का जो होता है रिसिप्ट, वो कौन सा रिसिप्ट कहलाएगा? कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। ठीक है। अब अगला पॉइंट डिस्कस करने वाले हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। मैं क्या बोल रहा हूं? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, यानी कि कैपिटल रिसिप्ट को अकाउंटिंग में कहां इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, इसको किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करोगे। तो देखो, कैपिटल रिसिप्ट को हम नॉन रिकरिंग नेचर का रिसिप्ट मानते हैं, यानी कि रेगुलर बेसिस पे है नहीं, तो ये लाभ हानि खाता में तो जाएगा नहीं। ये अगर पैसा आता है तो किसी पर्पस के लिए आता है, बाद में उसको चुकाना पड़ता है। ठीक है, बाद में उसको क्या करना पड़ता है? चुकाना पड़ता है। अब जैसे कि लायबिलिटीज बढ़ रहा है, कैपिटल बढ़ रहा है, एसेट घटता है, तो वैसे एसेट घटता है तो हम लोग क्या करते हैं? बैलेंस शीट के एसेट में से घटा देते हैं, बट अल्टीमेटली इसका इंपैक्ट क्या होता है? रिस्पेक्टिव अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है अकाउंट्स को। पहला तो मैं ये बताऊंगा इसमें, एक मिनट, इसमें मैं क्या बोल रहा हूं कि जब प्रोसीड होता है तो उसमें अकाउंट्स को क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। अकाउंट्स को क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। क्रेडिट किया जाता है, मतलब यहां बोलने का तात्पर्य है, अगर मान के चलो एसेट्स तुम सेल करते हो, उससे पैसा आता है, तो एसेट को क्या करते हैं? रिस्पेक्टिव अकाउंट्स को क्या करते हैं? एसेट को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ठीक है। या लोन ले रहे हो, लोन ले रहे हो तो क्या होता है? पैसा आया और लायबिलिटीज को क्या करते हो? क्रेडिट करते हो। जब पूंजी मान के चलो व्यापार में आता है तो कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल को क्या करते हो? क्रेडिट करते हो। यानी अकाउंट्स को क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। और दूसरा ट्रीटमेंट होता है कि ये जो भी अकाउंट्स होता है, इसको अल्टीमेटली इसका इंपैक्ट जो होता है वो बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। कहां दिखाया जाता है? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। अब देखो, यहां पे एक चीज याद रखना, बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। अब यहां पे तुमको कंफ्यूजन होगा कि सर ये बोल रहे हैं बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, लेकिन कहां? बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जाता है या लायबिलिटी साइड में? तो अगर लायबिलिटीज बढ़ता है और कैपिटल बढ़ता है तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएगा, कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड में लेगा। लेकिन एसेट घटता है तो क्या करते हैं? एसेट साइड में ही जितना एसेट रहता है उसमें से माइनस कर देते हैं, जितना से सेल किया जाता है उतना से घटा दिया जाता है। क्लियर है? तो हम इसीलिए हम ये नहीं बोल रहे कि कहां दिखाया जाता है, बस ये बोल रहे हैं कि बैलेंस शीट में इसे दिखाया जाता है। तो कैपिटल रिसिप्ट पूरा क्लियर है। इसका दो चार और एग्जांपल अगर डिस्कस करना चाहो तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन जब वैसे इसका सारा क्वेश्चन करेंगे तो उस टाइम में हम सारा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सारा क्वेश्चन आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में इसका सारा क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं करा दूंगा। तो अभी बस कॉन्सेप्ट समझो कि कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है। चार चीज ध्यान रखना है कैपिटल रिसिप्ट में। पहला, बार बार कैपिटल रिसिप्ट रिपीट नहीं होता है, यानी कि हर साल ऐसा नहीं कि वो कैपिटल रिसिप्ट हो हर साल आएगा, कभी कभार होता है। यानी अनयूजुअल टाइप का ट्रांजैक्शन होता है। जो मेन बिजनेस, जो आपका कोर बिजनेस है, मान के चलो आपको जूता चप्पल बेचने का बिजनेस है, तो उसमें पैसा कहां से आएगा? सेल करने से आएगा। तो ये सेल वाला नहीं है, यानी जो मेन बिजनेस है उससे रिलेटेड नहीं है। और तीसरा पॉइंट ये याद रखना है कि इस रिसिप्ट से या तो एसेट आपका घटेगा या लायबिलिटीज और कैपिटल बढ़ेगा। मैं क्या बोला? या तो एसेट घटेगा या कैपिटल और लायबिलिटीज क्या होगा? दोनों बढ़ेगा। ठीक है। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वो कहां होगा? बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा और रिस्पेक्टिव अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। और जिस अकाउंट से ये रिसिप्ट होता है उस अकाउंट्स को हम क्रेडिट करते हैं। तो कैपिटल रिसिप्ट में बस इतना ही याद रखना है। चलो अब हम लोग बात करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट की। कैपिटल रिसिप्ट मैंने समझा दिया, अब बात करते हैं किसकी? रेवेन्यू रिसिप्ट की। रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं आयगत प्राप्ति।
क्या बोलेंगे, आयगत प्राप्ति। अब सबसे पहले समझते हैं ये जो होता है उसका उल्टा होगा, कैपिटल रिसिप्ट का उल्टा होगा, यानी कि ये नॉन रेकरिंग था, अब ये रेकरिंग होगा, यानी कि रेगुलर बिजनेस होगा। ये जो मेन बिजनेस से संबंधित नहीं था वो मेन बिजनेस से संबंधित होगा। यहाँ पे देखो हम लोग एक एक की पॉइंट करके इसको डिस्कस करते हैं। पहला क्या है, ये रेगुलर बिजनेस रिसिप्ट। रेगुलर बिजनेस रिसिप्ट यानी आप सेल का धंधा कर रहे हैं तो सेल से रोज का पैसा आ रहा है, सर्विस से पैसा आ रहा है, इसको रेगुलर बिजनेस रिसिप्ट बोला गया है। रेगुलर बिजनेस रिसिप्ट यानी कि डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन से जो पैसा, डे टू डे बिजनेस करने से, डे टू डे बिजनेस करने से जो रिसिप्ट होता है। ठीक है, चलो अगला बात करते हैं, दूसरा पॉइंट। दूसरा क्या होता है, ये कोर बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड होता है, रिलेटेड विथ कोर बिजनेस, यानी आप जिस तरह का बिजनेस कर रहे हैं उसी का ये, उसी से जो रिसिप्ट होता है वो रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाता है, यानी रिलेटेड विथ कोर बिजनेस, रिलेटेड विथ कोर बिजनेस एक्टिविटीज, कोर बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है, थर्ड पॉइंट। अब इसको अकाउंटिंग कैसे किया जाता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अगर इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें तो इसे कहां दिखाया जाएगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ये बहुत क्लियर है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो होगा इसे कहां दिखाएंगे, तो चूंकि रिसिप्ट है, ये रेगुलर रिसिप्ट है, तो पक्का है कि इससे लाभ हानि खाता पे इंपैक्ट पड़ने वाला है। अब इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाएगा। अब इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, चूंकि ये रिसिप्ट है, रिसिप्ट मतलब होता है आमदनी है। आपको जब पीएल अकाउंट सिखाया जाएगा तो पीएल अकाउंट का ऐसा फॉर्मेट होगा, डेबिट और क्रेडिट, और डेबिट साइड में सारे खर्चे आएंगे, क्रेडिट साइड में सारे इनकम आएंगे। तो चूंकि ये आमदनी है तो ये क्रेडिट साइड में जाएगा, कहां जाएगा, ये क्रेडिट साइड में। यानी मैं इसे बोलूंगा रेवेन्यू रिसिप्ट को प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। कहाँ दिखाया जाएगा, क्रेडिट साइड में। चलो क्लियर है, रेवेन्यू रिसिप्ट को कहाँ दिखाया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल भी आप लोग के मन में आता होगा कि सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो एग्जाम्पल इसको समझते हैं। एग्जाम्पल, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स। अब अगर आप गुड्स को बेचोगे व्यापार में तो ये रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी है, डे टू डे बिजनेस, आपका कोर बिजनेस एक्टिविटी है। या आप मान के चलो आप सर्विस से आपको पैसा हो रहा है, सेल ऑफ गुड्स, या बोल सकते हैं सेल ऑफ सर्विस, सेल ऑफ सर्विस। एग्जाम्पल, रेंट रिसिप्ट, रेंट रिसिप्ट। अब मान के चलो आपका न्यूज़पेपर डेली लेते हैं, जब वो पुराना हो जाता है तो हम उसको बेच देते हैं, तो ये रेगुलर है, हर महीने का काम है, हर साल का काम है, कोई अनयूजुअल ट्रांजेक्शन नहीं है। सेल ऑफ न्यूज पेपर एटसेट्रा। वैसे आप मिलेंगे तो आपको हजारों लाखों आपको रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट मिल जाएंगे। तो हम लोग क्वेश्चन जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे तो इसको एनालाइज करेंगे। अभी आप लोग को क्या सीखना है, अगर रेवेन्यू रिसिप्ट को समझना है तो दो चीज ध्यान रखना है। रेगुलर बिजनेस रिसिप्ट है, यानी कि वो डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन से जो पैसा आता है, कोर बिजनेस एक्टिविटी होता है, और इसे चूंकि रिसिप्ट है और डे टू डे बिजनेस से आता है तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड यानी इनकम साइड में दिखाते हैं इसको। क्लियर है, चलो अब हम लोग कैपिटल रिसिप्ट को अभी तक हम लोग सीख चुके हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट सीख चुके हैं, तो अब हम लोग आगे सीखने वाले हैं एक्सपेंडिचर। क्या सीखने वाले हैं, एक्सपेंडिचर। चलो एक्सपेंडिचर। अब देखो एक्सपेंडिचर को हम लोग सबसे पहले समझते हैं। अब एक्सपेंडिचर को भी हम इसको तीन भाग में बांट सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। बेसिकली इसको
अगर आप देखोगे तो ज्यादातर दो ही जगह बांटा गया, फिर भी हम लोग एक डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो कि एक ओल्ड वर्जन है, फिर भी हम लोग इसको सीख लेंगे। एक्सपेंडिचर तो एक होता है, एक्सपेंडिचर को ही पेमेंट भी बोला जाएगा, कंफ्यूज नहीं करना है। एक्सपेंडिचर पेमेंट का ही पार्ट होता है। कैपिटल एक तो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल पेमेंट बोल सकते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक होता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर को मैंने तीन भाग में बांट के आपको बताया। एक तो हुआ एक्सपेंडिचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और तीसरा होता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। सबसे पहले किसकी चर्चा करेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की सबसे पहले बात कर लेते हैं। अब देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपका जो आपने कैपिटल रिसिप्ट पढ़ा था वो सिमिलर नेचर का है, मतलब वहां पे रिसिप्ट है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर यानी पेमेंट की बात हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले इसका पहला पॉइंट समझेंगे, ऐसा एक्सपेंसेस देखो जो नॉन रिकरिंग हो, तो ये तो हम लोग को समझना है। ये इसको बोलेंगे नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर। क्या हुआ? ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर। नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर यानी जो रेगुलर एक्सपेंडिचर नहीं होता है। नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर इसको हम लोग बोलेंगे यानी जो रेगुलर एक्सपेंडिचर नहीं होता है, जो रेगुलर एक्सपेंडिचर नहीं होता है। अब देखो ये मैं क्या बोल रहा हूं, देखो बिजनेस चलाने में, डे टू डे बिजनेस चलाने में बहुत सारे खर्चे होते हैं, ठीक है, लेकिन कोई एक ऐसा खर्चा जो रेगुलर नहीं होता है, जैसे फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करना, मशीन बड़ा बड़ा करोड़ों का मशीन परचेज किया, वो आपका रेगुलर खर्चा नहीं हुआ। जैसे कि आप अपना फैमिली को ही देखिए, तो परिवार को चलाने में बहुत सारे रोज के खर्चे होते हैं, आटा गेहूं चावल खरीदना, तेल मसाला ये सब खरीदना, घर को चलाने के लिए सब्जी खरीदना, ये खरीदना, ठीक है, तो रेगुलर बेसिस पे आपको कपड़े खरीदने पड़ते होंगे, ये सब आपका ट्यूशन फी देना, ये सब अपने पढ़ाने में जो खर्चा होता है, ये सब सारे जो आपके घर के परिवार के रेगुलर खर्चे होते होंगे। लेकिन अभी अचानक से आपने देखा आपके पापा ने घर बनाया, तो घर बनाया तो ये क्या हर साल खर्चा तो नहीं होगा, एक बार बना दिया पूरा जिंदगी भर निश्चिंत, ठीक है, तो ये रेगुलर एक्सपेंडिचर नहीं होगा, यानी कि इसको नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर होगा। आपने देखा होगा कि आपके भाई या बहन किसी भी रिश्तेदार की शादी हुई तो उसमें बहुत खर्चे हुए, अब क्या वो रेगुलर एक्सपेंडिचर होगा? क्योंकि वो कभी कभार होता है, ओकेजनली होता है, शादी एक बार किया जाता है, तो वो मतलब नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर इसको माना जाएगा, जो रेगुलर एक्सपेंडिचर नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट कैसे पहचानेंगे कि ये कैपिटल नेचर का है या नहीं है? तो हमको पहचानना है कि अगर रेगुलर एक्टिविटीज है तो वो रेवेन्यू नेचर का है, और जो रेगुलर टाइप का नहीं है ना वो कैपिटल है। तो रिसिप्ट है तो कैपिटल रिसिप्ट, और यहाँ पे चूंकि खर्चा की बात कर रहा हूं तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है कि ये कोर बिजनेस से रिलेटेड नहीं होगा। ये क्या है? कोर बिजनेस से रिलेटेड नहीं होगा, आई मीन ऐसा एक्सपेंडिचर जो कोर बिजनेस से रिलेटेड ना हो, ऐसा एक्सपेंडिचर जो रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड ना हो, तो रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं हो, ठीक है। चल फिर अब देखो, नॉर्मली जो आप खर्चे करते हो उसका बेनिफिट मिलता है, यानी कि स्टाफ रखे हैं उसको सैलरी देते हैं, क्यों देते हैं? क्योंकि वो आपका बिजनेस में काम करता है, जिससे कि आपका व्यापार का सेल होता है। तो सेल होता है तो मान के चलो इस महीना में, मान के चलो स्टाफ को सैलरी दिए तो इस महीना में वो काम किया,
यानी उसका बेनिफिट इस महीने के सेल में आपको क्लियरली दिख रहा है कि वो स्टाफ था, इसी की वजह से प्रोडक्ट बना और हम उसको व्यापार में बेच पाए। ठीक है, तो उस स्टाफ को जो सैलरी दिए उसका फायदा केवल उसी महीना से संबंधित होता है। जैसे कि मान के चलो मकान में आप जो बिजनेस कर रहे हो, किराए के मकान में बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो आप देख रहे हो जो हम किराया दे रहे हैं इसीलिए हम बिजनेस कर पा रहे हैं और हमको फायदा हो रहा है, यानी सेल कर पा रहे हैं या सर्विस दे पा रहे हैं। ठीक है, अब मान के चलो हम किराया देना बंद कर देंगे तो हमको फिर ये मकान छोड़ना पड़ेगा, कहीं दूसरे जगह मकान लेना पड़ेगा और वहां पे किराया देना पड़ेगा। यानी उस किराया देने के वजह से हम बिजनेस कर पा रहे हैं, यानी हम सेल कर पा रहे हैं, हमको पैसा मिल रहा है। यानी कि कोई भी अगर आप खर्चा करते हो तो कहीं ना कहीं बेनिफिट के लिए करते हो, आपको बेनिफिट मिलने वाला है इसीलिए आप वो खर्चा करते हो। कोई भी खर्चा आप देख लो, बिजली बिल आप देते हो, तो बिजली बिल देते हो क्यों देते हो? क्योंकि इससे बिजली बिल देंगे तभी तो आपका मशीन चलेगा, आपका व्यापार चलेगा और तब आप व्यापार में गुड्स को बेच पाओगे। ठीक है, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट नहीं हो रहा है, इनडायरेक्टली बेनिफिट हो रहा है। लेकिन बेनिफिट कब तक हो रहा है? जब तक बिजली बिल दोगे तब तक तुम्हारा व्यापार चलेगा। यानी कि बोल सकते हो कि केवल करंट पीरियड के लिए उसका बेनिफिट हो रहा है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी बेनिफिट है, लेकिन उसका बेनिफिट जो होता है ना, एक करंट पीरियड तक ही सीमित नहीं होता, इसका बेनिफिट लंबे समय तक मिलता है। मतलब एक बार आप प्लांट खरीद लिए, एक बार आप मशीन खरीद लिए, एक बार आप बिल्डिंग बना लिए, तो उस बिल्डिंग की वजह से, उस प्लांट की वजह से आप लंबे समय तक व्यापार कर पाओगे। लेकिन आप जो स्टाफ को सैलरी देते हो, आप मकान का किराया भरते हो, तो उसका जब तक किराया भरते हो तभी तक आप व्यापार चला सकते हो। मतलब किराया महीने का भर का दिया जाता है या साल भर का दिया जाता है, सैलरी जो होता है महीने भर का दिया जाता है। तो अगर आप स्टाफ को सैलरी देना बंद करोगे, वो काम करना बंद कर देगा, यानी आपका बेनिफिट रुक जाएगा। यानी कि एक ऐसा खर्चा रेगुलर बिजनेस, मैं क्या बोला कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो रेगुलर एक्सपेंडिचर नहीं होता, तो पहले हम रेगुलर एक्सपेंडिचर की बात कर लेते। ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट करंट पीरियड तक है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर है ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट हमें कई सालों तक मिलता है। एक बार मकान बना लिए तो पूरा मकान, जब तक मकान का लाइफ है तब तक हमको बेनिफिट मिलेगा, यानी कि एक साल से अधिक के लिए कई वर्षों तक इसका बेनिफिट प्राप्त होगा। तो ये भी नोट कर लो, ऐसा एक्सपेंडिचर यानी ऐसा एक्सपेंसेस जिसका बेनिफिट कई वर्षों तक प्राप्त होता रहेगा, जिसका बेनिफिट कई वर्षों तक प्राप्त होता है, कई वर्षों तक प्राप्त होता है। ठीक है, और आप ये भी बोल सकते हो कि फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए कोई भी एक्सपेंडिचर करते हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। फिक्स्ड एसेट्स यानी अस्थाई संपत्ति। फिक्स्ड एसेट्स को क्या बोलते हैं? अस्थाई संपत्ति। क्योंकि अस्थाई संपत्ति का जो इस्तेमाल होता है, इसकी परिभाषा जब मैंने आपको बताया था शुरुआत में, मैंने क्लियरली बताया था फिक्स्ड एसेट्स होता है जिसका बेनिफिट कई सालों तक मिलता है। तो इसका बाकी सारा डेफिनेशन को मीट कर रहा है, इसीलिए हम बोल सकते हैं फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए किया गया एक्सपेंडिचर जो होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए किया गया एक्सपेंडिचर, फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए किया गया एक्सपेंडिचर जो होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, चलो अब आप इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में सोच रहे होंगे कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। वेरी गुड, तो हम लोग समझते हैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। क्योंकि ये रेगुलर एक्सपेंडिचर तो है नहीं, आप एक बात याद रखना, जो रेवेन्यू नेचर का होता है उससे ही केवल हम पीएल साइड में दिखाया जाता है, क्योंकि वो रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। और जैसे ही वो कैपिटल नेचर का हो गया तो उसे हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। उसे कहां दिखाते हैं? बैलेंस शीट में। तो चूंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, और इससे हमारा एसेट क्रिएट हो रहा है, इससे हमारा क्या हो रहा है? एसेट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अगर हमारा एसेट क्रिएट हो रहा है तो ये भी आप एक काम करो, ये पॉइंट ना, मैं इसको पॉइंट नंबर 6 कर देता हूं। ठीक है, और इसको आप पॉइंट नंबर 5 कर लो। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 कर लो। आप ये भी लिख सकते हो, इससे एसेट बढ़ता है। इससे एसेट क्या होता है? बढ़ता है। इससे क्या होता है? एसेट
बढ़ता है, यानी एसेट क्या होता है, इंक्रीज होता है। एसेट क्या होता है, इंक्रीज होता है। और इसको 6 पॉइंट में लिखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो एसेट बढ़ता है, और एसेट आपको पता है कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जाता है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इसे बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जाता है। इसे बैलेंस शीट के इसे बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाया जाता है। इसे कहां दिखाया जाता है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जाता है। टिल नाउ क्लियर। चलो अब इसका एक दो एग्जांपल समझ लेते हैं। तो बेसिकली जो इसका जो एग्जांपल हम लोग समझेंगे, दो कैटेगरी का इसका एग्जांपल होगा। पहला कैटेगरी तो होगा एसेट को परचेज करने के लिए जो खर्चा किया जाएगा, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। यानी कि अगर कोई फिक्स्ड एसेट्स को खरीदते हैं, उसके लिए अगर कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल मैं दे दूं आपको कि कौन फिक्स्ड एसेट तो बहुत सारा है, जैसे एक दो एग्जांपल मैं दे देता हूं। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग को खरीदने के लिए अगर कोई खर्चा करते हो, ठीक है, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। जैसे कि कोई प्लांट और मशीन लगा रहे हो, प्लांट और मशीन लगा रहे हो, फर्नीचर एंड फिक्सचर, ठीक है, प्लांट और मशीन, फर्नीचर एंड फिक्सचर, यानी कि कोई भी एसेट जो 1 साल से अधिक जिसका लाइफ होता है, ठीक है, फर्नीचर और फिक्सचर, ठीक है। या गुडविल, आपको पता है कि गुडविल एक इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है, इसे हम छू नहीं सकते हैं। सॉफ्टवेयर, पेटेंट, बहुत सारे एग्जांपल है जो मैंने आपको सब समझाया था, ठीक है। तो कोई भी फिक्स्ड एसेट्स जिसको खरीदने के लिए आप खर्चा करते हो, वो कौन सा एक्सपेंडिचर कहलाएगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। क्लियर है। दूसरा, और दूसरा होता है, एक तो फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए, और दूसरा की फिक्स्ड एसेट्स को इंप्रूवमेंट करने के लिए। अब देखो, एक आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि आप फिक्स्ड एसेट्स को मरम्मत करवाते हो, तो मान के चलो आपका कोई मशीन था, ठीक है, खराब हो गया, तो अब मशीन को मरम्मत करवाए, तो वो तो रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी का खर्चा हो गया, वो रेवेन्यू हो गया। लेकिन आप क्या कर रहे हो, फिक्स्ड एसेट्स को मरम्मत किए और उससे और डेवलप्ड मशीन बना लिए, ठीक है, उसी एसेट को और थोड़ा सा बड़ा कर दिए। जैसे कि मान के चलो हम एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास 4 रूम था जिसको आप बिजनेस में यूज कर रहे थे, आपको 2-4 रूम की जरूरत पड़ी, तो आपने क्या किया, 2 रूम और ऊपर में ऐड कर दिया, आपने 2 तल्ला बना लिया, 3 तल्ला बना लिया। तो इसको रिपेयर नहीं बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा इंप्रूवमेंट। आपने क्या किया, जिससे कि आपका अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गया, उस इंप्रूवमेंट की वजह से इंप्रूव अर्निंग कैपेसिटी क्या हो गया, बढ़ गया। और एक होता है कि हर साल क्या करते हैं कि मकान ना दिवाली के समय में मकान, बिजनेस में आप बिजनेस कर रहे हो, उस मकान को क्या करते हो, फिर से कलर कराते हो, पेंटिंग कराते हो, जिससे फिर से वो चमक जाए। तो वो हर साल करते हो, जिससे कि उसका जो करंट का जो मतलब उसका इफेक्ट इफिशियंसी है वो बना रहे, उससे कुछ आपको बिजनेस में उससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि आपका जो बिजनेस है उसकी वजह से आपका बढ़ रहा है, जैसा पहले था वैसे ही है, बट हाँ अब वो थोड़ा सा पुराना हो गया तो उसको थोड़ा सा आप रिपेयर करवा दिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझना है। तो हम यहाँ पे क्या मैं लिखाने वाला हूँ, इसको नोट करो। एक तो हुआ परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, दूसरा हुआ इंप्रूवमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स। इंप्रूवमेंट यानी कोई खर्चा कर रहे हैं जिससे कि फिक्स्ड एसेट्स में इंप्रूवमेंट हो रहा है, इंप्रूवमेंट इन फिक्स्ड एसेट, और जिसके वजह से बिजनेस का प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गया है। इंप्रूवमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स यानी कोई प्लांट एंड मशीन है जिसका इंप्रूवमेंट किए हैं, जिसके वजह से बिजनेस का जिसके वजह से बिजनेस का प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गया है, बिजनेस का प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बढ़
गया है। ठीक है, इंप्रूवमेंट इन फिक्स्ड एसेट यानी जिसकी वजह से बिजनेस का प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गया है। ठीक है, तो ये दो टाइप के आपको मिल सकते हैं, फिक्स्ड एसेट को खरीदने के लिए और कोई फिक्स्ड एसेट्स का ऐसा रिपेयर रिनोवेशन की जिसकी वजह से बिजनेस में प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गया, तो उस टाइप का जो होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। क्लियर है? चलो अब हम लोग बात करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग सीखे, अब हम लोग बात करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। इसकी चर्चा करने वाले हैं हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो सकता है। देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सबसे पहले बात करते हैं, ये रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी यानी रेगुलर नेचर का एक्सपेंडिचर है। रेगुलर नेचर, रेगुलर नेचर का एक्सपेंसेज है, जैसे बिजली बिल दिया, किराया दिया, सैलरी दिया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बहुत सारा खर्चा होता है, रेगुलर नेचर का एक्सपेंसेज है, रेगुलर नेचर का एक्सपेंसेस है। ठीक है, जो आप ये बोल सकते हो रेगुलर नेचर का एक्सपेंसेज है जो डे टू डे बिजनेस के लिए, जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी के लिए, बिजनेस एक्टिविटीज के लिए किया जाता है, जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज के लिए किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? रेगुलर नेचर का एक्सपेंसेस है जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज के लिए किया जाता है। दूसरा, ये मेन बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। ये किससे रिलेटेड होता है? मेन बिजनेस एक्टिविटी, मेन बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। चलिए उसके बाद हम लोग बोलेंगे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो चूंकि ये खर्चा है, वो रेगुलर खर्चा है, ठीक है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा इसे, तो मैंने पहले ही बता दिया कि ऑल रेवेन्यू नेचर कहाँ दिखाया जाता है? पीएल अकाउंट में। अब डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में? अब चूंकि डेबिट में सारे खर्चे दिखाए जाते हैं तो इसे कहाँ दिखाएंगे? पीएल अकाउंट के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाता है। इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाएगा, के डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। ठीक है, और मैं एक चीज लिखना यहां पे भूल गया, इसको भी ऐड कर लो, फोर्थ पॉइंट। ठीक है, एस इस एक्सपेंडिचर है, इस एक्सपेंडिचर की वजह से इसका बेनिफिट केवल एक ही वर्ष तक प्राप्त होता है। यानी कि मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या बताया था कि कई सालों तक उसका बेनिफिट मिलता है, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट एक ही वर्ष तक प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसा एक्सपेंडिचर आप बोल सकते हो, ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट एक ही वर्ष तक प्राप्त होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट एक ही वर्ष तक, एक ही वर्ष तक प्राप्त होता है। क्लियर है? चलो अब हम लोग इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है। अब देखो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है। एक तो पहला सबसे फेमस जो बोल सकते हो, व्यापार को चलाने का खर्च। व्यापार को, मैं क्या बोल रहा हूं, व्यापार को चलाने का खर्च, व्यापार को चलाने के खर्चे, चलाने के खर्च। अब इसमें क्या आएगा? व्यापार को चलाने का खर्चा। अब इसको इंग्लिश में बोल, मेरे लिए लिखना है तो लिख लो, एक्सपेंडिचर फॉर डे टू डे रनिंग ऑफ बिजनेस, एक्सपेंडिचर फॉर डे टू डे, डे टू डे एक्सपेंडिचर फॉर डे टू डे रनिंग ऑफ बिजनेस।
यानी कि डे टू डे बिजनेस को जो रन कर रहे हो उसके खर्चे। अब उसके खर्चे में क्या आएंगे, तो उसके खर्चे में आएंगे सैलरी, वेजेज, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल दे दो, सैलरी, वेजेस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा। ठीक है। दूसरा दूसरा क्या आ सकते हैं, दूसरा आएंगे फिक्स्ड एसेट्स के मेंटेनेंस के खर्चे। मैं क्या बोल रहा हूं, फिक्स्ड एसेट्स के। अब देखो वहां पे थे इंप्रूवमेंट, उसके वजह से क्या हुआ, बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ा। ठीक है, यहां पे बोल रहा हूं बस रख रखाव, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस आपका मान के चलो कोई मशीन खराब हो गया तो उसको रिपेयर कराने का खर्चा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। फिक्स्ड एसेट्स के मेंटेनेंस के खर्चे, मेंटेनेंस के खर्चे। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, फिक्स्ड एसेट्स के मेंटेनेंस के वर्ड से। अब यहाँ पे इफिशियंसी को बढ़ाया नहीं जाएगा, इफिशियंसी को मेंटेन किया जाएगा उसके वजह से। ठीक है, फिर अब बात करेंगे करंट एसेट्स को परचेज करने के खर्चे। करंट एसेट्स को परचेज करने के खर्चे, करंट एसेट को परचेज। अब कौन सा करंट एसेट्स है जिसको हम परचेज कर सकते हैं, वो तो एक ही होता है, स्टॉक। स्टॉक जो आप खरीदते हो उसको बोलते हैं परचेज। करंट एसेट्स को परचेज करने के एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल आप बोलोगे परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स। तो ये सब जो खर्चे होते हैं वो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं। बाकी भी बहुत सारे होते हैं, मैं अदर लगा देता हूं, अदर। अब अदर में जैसे डिप्रिसिएशन हो गया, डिप्रिसिएशन आपको पता है ना, फिक्स्ड एसेट्स को घटाने के खर्चे जो होते हैं। ठीक है, एक होता है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, यानी फिक्स्ड एसेट्स को बेचने पे जो होने वाले लॉस है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। अगर इसको थोड़ा सा समराइज करें तो मैंने आपको क्या बताया, देखो मैंने बताया रेगुलर नेचर के खर्चे जो डे टू डे बिजनेस चलाने के लिए किया जाता है, मेन बिजनेस एक्टिविटी से संबंधित होता है, इसे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखाया जाता है। और ये ऐसा खर्चा होता है जिसका बेनिफिट एक ही वर्ष तक प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल दिए, व्यापार को चलाने के खर्चे, फिक्स्ड एसेट्स को मेंटेन करने के खर्चे, करंट एसेट को परचेज करने के, और बहुत सारे अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, चलो तो हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ गए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अगला एक्सपेंडिचर जिसका नाम है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है बट इसको डिफर्ड कर दिया गया, यानी ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो बहुत बड़ा होता है जिसका बेनिफिट केवल एक ही साल तक नहीं हुआ, 2 साल 3 साल 4 साल तक होने वाला है। तो हम क्या करते हैं, कुछ खर्चे को तो इस साल दिखा देते हैं और कुछ को डिफर्ड कर देते हैं। ठीक है, इसके बारे में नोट कर लो, इसको बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको क्या बोलते हैं, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये क्या होता है, देखो ये होता है कि कभी कभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अमाउंट अधिक, बहुत अधिक होती है। मैं क्या बोल रहा हूं, कभी कभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अमाउंट बहुत अधिक होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अमाउंट बहुत अधिक होती है, बहुत ज्यादा होती है। ये बहुत लगा, बहुत अधिक होती है और इसका बेनिफिट कई वर्षों तक रहता है, और इसका बेनिफिट कई वर्षों तक रहता है। ठीक है,
तो इस तरह का एक्सपेंडिचर को हम डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, लेकिन अमाउंट बहुत ज्यादा है, उसका बेनिफिट कई सालों तक है, तो उसे हम डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब जैसे कि इसका अगर एग्जांपल वगैरह देख लेते हैं, उसी के बेसिस पे हम लोग इसका ट्रीटमेंट करना भी सीख लेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, इसका बहुत कम यूज होगा आप लोगों को, फिर भी आप इसको समझ सकते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस यानी व्यापार को जब शुरू करते हैं ना, तो बहुत सारे खर्चे आते हैं। जब व्यापार को शुरू करते हैं तो बहुत सारे खर्चे आते हैं, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं व्यापार को शुरू करने के खर्चे। व्यापार को शुरू करने के खर्चे, व्यापार को शुरू करने के खर्चे। ठीक है, फिर बात करते हैं डिस्काउंट ऑन कमीशन। डिस्काउंट या कमीशन बोल सकते हो, डिस्काउंट या कमीशन ऑन इशू ऑफ शेयर, कमीशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स। फिर हम मान के चलो बहुत अमाउंट स्पेंड कर दिया गया एडवर्टीजमेंट में, ह्यूज अमाउंट स्पेंड इन एडवर्टीजमेंट, ह्यूज अमाउंट स्पेंड इन एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट समझते हो ना, प्रचार प्रसार। अब मान के चलो इसको हम थोड़ा कोई एक एग्जांपल को लेके चलते हैं कि एडवर्टीजमेंट हमने 5 करोड़ का किया। एडवर्टीजमेंट मतलब होता है प्रचार, 5 करोड़ का किया। एडवर्टीजमेंट कितने का किया? 5 करोड़। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं, अब बताओ एडवर्टीजमेंट किए हम, अपना बहुत सारा मार्केटिंग वगैरह किए, तो इसके वजह से जो हमारा सेल बढ़ा, केवल एक ही साल तो नहीं सेल बढ़ेगा, इसका बेनिफिट तो हम मान के चले, हम एज्यूम कर रहे हैं ये ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 साल तक का रहता है, 3 से 5 ईयर तक का रहता है। ये आपके आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, यानी कि आपको बताया जाएगा। 5 करोड़ का किया और बोल रहे हैं इसके वजह से 5 साल तक हमारा सेल्स बढ़ेगा। इस एडवर्टीजमेंट की वजह से, एडवर्टीजमेंट 5 करोड़ किया, इसके वजह से 5 ईयर तक सेल्स बढ़ेगा। 5 ईयर तक क्या होगा? सेल्स बढ़ेगा। अब देखो इसको कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। तो हम अगर इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझते हैं तो इसको अच्छे से समझने का प्रयास करो, क्योंकि ये अगर समझ जाओगे तो आगे आपको फाइनल अकाउंट बनाने में आसानी होगी, नहीं तो आप लोग अच्छे से समझ नहीं पाओगे कभी भी। अब देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो देखो आपको पता होगा कि अकाउंटिंग, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है और दूसरा बैलेंस शीट बनाया जाता है। मैं क्या बोल रहा हूं? एक प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरा बैलेंस शीट। तो प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चे होते हैं और इनकम होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में खर्चे होते हैं, क्रेडिट साइड में इनकम होते हैं। और बैलेंस शीट में ये साइड होता है कैपिटल एंड लायबिलिटीज का, जो आप लोग आगे नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हो। इधर होता है एसेट। मेरे बच्चे आप लोग जानते होंगे क्योंकि मैं आपको शुरू में ही ये सब चीज बता दिया था। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अब चूंकि एडवर्टीजमेंट 5 करोड़ है, इसको 5 साल में सेल करना है, यानी कि 5 साल का ये खर्चा है। तो हम क्या करेंगे, 5 करोड़ को 5 से भागा दे देंगे। 5 करोड़ को 5 से भागा दे देंगे, यानी 1 करोड़ हुआ। 1 करोड़ हम हर साल खर्चा दिखाएंगे 5 साल तक। तो 1 करोड़ का खर्चा हम हर साल दिखाएंगे, यानी इस साल भी हम 1 करोड़ का खर्चा दिखाएंगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस के रूप में। कितना? 1 करोड़। और 4 करोड़ चूंकि हमारा खर्चा हो गया है, तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एसेट में आएगा। एसेट में क्या आएगा? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम पे। चूंकि तो 1 साल का खर्चा तो बुक कर लिए 1 करोड़, तो बचेगा कितना? 4 करोड़। 4 करोड़ आपके बुक में आएगा, यानी कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी जाएगा और ये एसेट में भी जाएगा। आई होप आप लोगों को पूरा क्लैरिटी मिल गई होगी। फिर हम लोग इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे अगले क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।